नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल लर्न विद DS सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए वापस से लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 डिस्कस करेंगे। यानी कि प्यारे दोस्तों, आज हमारा 33वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 32 पार्ट, तो आप पिछले पार्ट को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में हमने करवाए हैं। और साथियों, इसके अतिरिक्त आपको एक और जानकारी दे दें कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए हमने शाम को 5 बजे एक नई क्लास शुरू की है। यदि आप प्यारे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल अथवा एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के लिए जो चुनिंदा प्रश्न हो सकते हैं पिछली क्लासेस में आपके, या कह सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पिछले पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न यहाँ पर हमने शाम की क्लास में भी शुरू कर दिए हैं। तो आप शाम की क्लास को जरूर देखें यदि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं साथियों आज की इस यूपी पुलिस क्लास की रीजनिंग के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आज की एक रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और आज की क्लास से लगभग एक प्रश्न में गारंटी लूंगा कि यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, क्योंकि 15 प्रश्न 15 अलग अलग टॉपिक से हमने शामिल किए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आपको पहले ही अवगत करा दें कि आज की वीडियो में थोड़ी वॉइस की इशू हो सकती है। बैकग्राउंड में क्या है, हमारे यहाँ थोड़ी वो क्या बोलते हैं, कल रामनवमी है, माफ़ी चाहेंगे, आज रामनवमी है, तो इसी कंडीशन में क्या बोलते हैं रामायण हो रही है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, बात करते हैं इस क्लास के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 14 जिसमें लिखा गया है सितारा, चंद्रमा और मंगल ग्रह। यहाँ पर आपके पास 3 शब्द दे रखे हैं, इनके बीच का सही व्यन आरेख ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें कहा गया है निम्न में से सही दर्पण छवि क्या होगी। तो आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की इस क्लास की। इससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी और देनी थी दोस्तों। अब अपने 39% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और क्लास को देखते हैं, और अभी भी यहाँ पर 60.4% ऐसे लोग हैं जो क्लास तो देखते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं। तो यार क्या मिल जाता है, आप भी सब्सक्राइब कर दो। इससे क्या होगा, आपको सुबह 8 बजे प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सुविधा यही होती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो इस तरह की प्यारी सी क्लासेस आपको निरंतर मिलती रहेंगी। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 जिसमें कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। साथियों देखियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के एग्जाम के लिए। कहा गया है दोस्तों हीमोग्लोबिन, किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, हीमोग्लोबिन। भैया किस तरह से संबंधित है लोहा से, और संबंध बताना है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल किससे संबंधित होगा, हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है, तो प्रश्न में बोला गया है दोस्तों लोहा। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि क्लोरोफिल किससे संबंधित होगा, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो ये आपका बायोलॉजी का एक बेहतरीन प्रश्न है दोस्त, बायोलॉजी का एक बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो हीमोग्लोबिन में जिस प्रकार आपका आयरन एक धातु पाई जाती है, उसी प्रकार क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है जिसका नाम होता है प्यारे दोस्तों Mg। और Mg से नाम से कौन सी धातु आती है, आप बोलेंगे सर मैग्नीशियम आती है। कौन सी, मैग्नीशियम। तो हम बोलेंगे कि सर हीमोग्लोबिन में यानी कि रक्त में एक धातु पाई जाती है जिसका नाम आयरन है, उसी प्रकार क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है उसका नाम क्या है साथियों, उसका नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा देखते हैं। कहा गया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में 20 को 86, 39 और 85 लिखा जाता है तथा 11 को 32, 30 और 39 लिखा जाता है, तो 12 को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से लिखेंगे। तो साथियों गौर से देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 20 को, किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों 20 को TWE
उसके बाद N और T और Y, ये रहा हमारे पास 20। और इस 20 को किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है इसको हम देखेंगे। ये 20 है, इसकी कोडिंग कितनी दी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 86, 39 और 85, कितनी 86, उसके अलावा 39, उसके अलावा कितनी 85। इसके बाद दोस्तों आगे भी दिया गया है, क्या दिया गया है, आगे दिया गया है 11। क्या दिया है 11, तो हम 11 को इस तरह से लिखेंगे ELE, उसके बाद VEN, ठीक है। ये रहा हमारा 11, ELE VEN, ठीक है, VE और N। तो दोस्तों इसको कैसे लिखा गया है, याद रखेंगे, इसको लिखा गया है 32, 30, 39, यानी कि 32, 30 और 39, इस तरह से लिखा गया है। इसके बाद कोडिंग किसकी बतानी है दादा, कोडिंग बतानी है 12 की। TW क्या है, TW, उसके बाद E और L और V और E, ये दोस्तों हमारे पास रहा 12। इसकी कोडिंग बतानी है, जल्दी से बता दो साथियों। ऐसे प्रश्न पिछली क्लासेस में हमने शानदार तरीके से कवर किए हैं। क्या इस प्रश्नों में होता क्या है, जो जिसका कोड है वो उसके सामने होगा। प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों में क्या होता है, जो जिसका कोड है वो उनके सामने होगा। जैसे पहले स्थान पर T है, T के लिए जो कोड आएगा वो 8 आएगा, W के लिए 6 आएगा, E के लिए क्या आएगा 3 आएगा, N के लिए 9 आएगा, T के लिए फिर से 8 आएगा। देखो पहली बार में T के लिए 8 और अंत में सेकंड लास्ट में भी T के लिए 8 20 में। Y के लिए 5 आएगा, इसके अलावा E के लिए 3 आएगा, देखो अभी देखा था यहाँ पर E का 3 था। उसके अलावा L के लिए 2 आएगा, E के लिए फिर से 3 आएगा, V के लिए क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। इसके अलावा E के लिए फिर से 3 आ जाएगा और N के लिए 9। तो दोस्तों हमें बताना है इसकी कोडिंग। T के लिए क्या आएगा, तो आपने बताया था सर अभी 8 आएगा। उसके बाद W के लिए क्या आएगा, जल्दी से ढूंढो। W के लिए आएगा 6, देखो 20 में लिखा हुआ है तो 6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब विकल्प की शुरुआत जो होगी वो 86 से होनी चाहिए। उसके अलावा E के लिए क्या आएगा भैया, E के लिए तो हमने बार बार देखा है कि E की कोडिंग 3 दी गई है कई जगह पर। देखो एक ये है, एक ये है, उसके अलावा एक ये है और एक ये है। E की कोडिंग कितनी है, 3 है। इसके अलावा L की देखो सर, L की कोडिंग देखने जाओगे तो प्यारे दोस्तों पाओगे कि 2 है। L की कोडिंग कितनी है, तो 2 है। इसके अलावा V की कोडिंग देखो कहाँ पर है, V की कोडिंग देखने जाओगे तो साथियों पता चलेगा कि V की कोडिंग 0 है, कितनी है 0 है। इसके अलावा E की देखो, E की अभी देखी थी भैया 3 थी। शुरुआत 8 से होनी चाहिए और लास्ट में 03 होना चाहिए भैया। शुरुआत 8 से लास्ट में 03, विकल्प नंबर डी गलत है, विकल्प नंबर बी गलत है। इसके अलावा क्या होना चाहिए, लास्ट में 203 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लास्ट में 203। लेकिन भैया विकल्प नंबर सी में तो 903 है, हमें तो 203 ढूंढना है और 203 ढूंढेंगे तो प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए, अच्छे से आप याद रखेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनें। बताइए यहाँ पर वह कौन सा ऐसा शब्द है जो अलग है। तो प्यारे दोस्तों 4 आपको यहाँ पर विकल्प मिलेंगे जो कि अक्षर समूह में हैं, अक्षरों के 3-3 अक्षरों के समूह दिए गए हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए भैया अक्षर समूह जो हैं इनके जो अक्षर हैं उनका स्थानीय मान लिखना है। जैसे पहला वाला विकल्प देखो CHG, तो C 3 पर होता है दादा, 8 पर होता है H, हमारा 8 पर क्या होता है H, और G कितने पर होता है तो बाबा 7 पर होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा साथियों L कितने पर होता है, 12 पर होता है। M कितने पर होता है, 13 पर होता है। उसके अलावा M 13 पर होता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, B कितने पर, 2 पर होता है। B कितने पर, 2 पर होता है। C कितने पर, भाई आप बोलेंगे सर 3 पर होता है। C कितने पर, 3 पर होता है, अभी देखा था पहली लाइन में 3 पर होता है। इसके अलावा कोई और बचा है, हाँ एक और बचा है जिसका नाम क्या है H मतलब 8 पर है दोस्तों। E मतलब कितने पर, 5 पर है। इसके अलावा G 7 पर है। मुझे बताओ इस प्रश्न में आपको विषम क्या दिखाई दे रहा है। अगर इसकी कंडीशन देखें, क्या विषम दिखाई दे रहा है भाई। अभी तक तो हम चेक करते थे इनका अंतर, जब ऐसा लिख लेते थे तो सर अंतर देखते थे, पहले में 5 का, दूसरे में -1, पहले में +1 फिर 0, ठीक है। इसके अलावा 0 और फिर +1, उसके अलावा क्या है -3 और +2। तो दोस्तों ऐसे कुछ आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जब हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की कि विषम क्या है, तो विषम 3 विकल्प आप गौर से देखेंगे। कौन कौन से, एक तो विकल्प नंबर A को देखो, A को देखो, विकल्प नंबर A को। इसके अलावा विकल्प नंबर B को देखो। इसके अलावा साथियों विकल्प नंबर C को देखो। आप बोलेंगे सर तब से देख ही तो रहे हैं, अभी उत्तर तो आया ही नहीं है। तो देखो मैं बताता हूं यहाँ पर उत्तर क्या आएगा साथियों। ABC 3 ऐसे विकल्प हैं जहां पर कोई भी स्वर नहीं है। क्या कह सकते हैं, कोई भी स्वर नहीं है। क्या नहीं है,
कोई भी स्वर नहीं है, इस कारण ABC एक जैसे हैं। जबकि प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर डी, जहां पर एक स्वर दे रखा है कौन सा, ई, ये आपका अलग हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। हम यहाँ पर स्वर और व्यंजन के माध्यम से देखेंगे। ए नंबर में तीनों व्यंजन, बी नंबर में तीनों व्यंजन, सी नंबर में तीनों व्यंजन। जबकि विकल्प नंबर डी का जो मिडिल लेटर है यानी कि ई है, वो क्या है, एक वोवेल यानी कि स्वर है। इस कारण विकल्प नंबर डी प्यारे दोस्तों विषम है। अच्छे से याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कहा गया है नीचे दिए गए शब्दों में ऐसे कितने अक्षर समूह हैं, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। यानी कि प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमें अक्षर समूह यानी कि पेयर याद करने हैं। सब लेटर के पेयर याद करने हैं। और शब्द एक दे रखा है जिसका नाम क्या है, प्रोडक्शन। क्या दे रखा है प्यारे दोस्तों, प्रोडक्शन दे रखा है। तो हम देखो लिखेंगे P, उसके बाद R, उसके बाद O, उसके बाद D। थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, इसको बड़ा। D के बाद क्या है दोस्तों U के बाद क्या है C, उसके बाद क्या है T, फिर I, फिर O और N। दोस्तों ये एक शब्द दे रखा है प्रोडक्शन। इनके अक्षर युग्म बताने हैं। तो बताओ कैसे बताते हैं भैया। शुरुआत कर देते हैं P से। P के बाद Q, R, S, T, U, V, W, X, Y। कोई युग्म मिला, नहीं मिला भैया। R से देखो, R के बाद S, T, U। तो दोस्तों R और U का एक पेयर मिलेगा, R और U का पेयर मिलेगा। उसके अलावा R से U के बाद पहुंचे V, W, X, Y, Z। कोई पेयर नहीं है। तो R और U का एक पेयर हम यहाँ पर आपके सामने लिख लेते हैं, ठीक है। एक पेयर हमें मिल चुका है, कौन सा, R और U का। इसके अलावा O से चेक करो। O के बाद P, Q, R, S, T, U, V। कोई पेयर मिला, नहीं मिला। O से देखो, O के बाद P, Q, कोई पेयर नहीं है। अब D को से चेक करते हैं। D के बाद क्या होता है, E, F, G, H, I, J। कोई पेयर मिला, नहीं मिला। यहाँ पर D के बाद E, F, G, कोई पेयर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा U से चेक करो। U के बाद V, W, X, Y, Z। भाई U से तो बड़ा ही नहीं है कोई, V, W, X, Y, Z। तो मैंने तो इसको फालतू में चेक कर लिया, इसको तो चेक करना ही नहीं था। यहाँ पर C से देखो। C के बाद क्या होता है, D, E, F, G। कोई पेयर मिला, नहीं मिला। उसके अलावा C के बाद D, E, F, G, H। कोई पेयर नहीं है। T से देखो। T के बाद U होता है, V होता है, W, X, Y, Z। कोई पेयर है, नहीं है। यहाँ पर T से कोई बड़ा नहीं है, तो इस कारण कोई पेयर नहीं मिलेगा। I से चेक करते हैं। I के बाद J, K। क्या मिला, नहीं मिला। I के बाद J, K, L, M, N, O, P। प्यारे दोस्तों एक I से P का मिलेगा, I से P का मिलेगा। देखो I के बाद J, K, L, M, N, O, P। तो इस तरह से I से P का मिलेगा। I से P का एक और हम लिख लेते हैं यहाँ पर, I और P का मिल गया। इसके अलावा यहाँ पर देखो I के बाद J, K, कोई पेयर नहीं है। O से चेक करो। O के बाद क्या होता है, P, Q, R, S, T, U, V, W। कोई मिला, नहीं मिला। यहाँ पर देखो O के बाद P नहीं है। तो इसके अलावा कहाँ पर N से, N से क्या होता है, N के बाद क्या होता है, हाँ N के बाद क्या होता है, तो आप बोलेंगे N के बाद O होता है सर। तो N और O का एक ये मिल जाएगा, कौन सा, N और O, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं N और O का एक पेयर मिला है, ठीक है। N O हो गया। उसके बाद P, Q, R, S, T, U, V, W। कोई मिला, नहीं मिला भैया। तो कितने पेयर मिले हैं, आप बोलेंगे सर 3 मिले हैं। कौन कौन से, एक तो मिला था R और U का प्यारे दोस्तों। इसके अलावा दूसरा I और P का मिला था, यहाँ से I और P का उल्टी दिशा में मिला था। उसके बाद N और O का उल्टी दिशा में मिला था। तो कुल कितने पेयर भैया, 3 मिले हैं। और 3 मिले हैं तो हम विकल्प नंबर डी को लगाएंगे प्यारे साथियों, जहां पर लिखा है 3 अक्षर युग्म स्थित हैं। आप सभी के सामने है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा सा प्रश्न है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कथन और निष्कर्ष। साथियों यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है कि कथन निष्कर्ष में थोड़ी दिक्कत आती है। कई सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है सर कथन निष्कर्ष, कथन धारणा और कथन तर्क, इनमें बहुत दिक्कत आती है। तो मैंने इनके एक एक प्रश्न लिखे हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे। कहा गया है कुछ टैप डेस्क से, तो हम आरेख के माध्यम से, मैंने कहा यहाँ पर कुछ टैप बना देते हैं इतने इतने से। ये टैप मैंने बना दिए। और टैप का कुछ पार्ट क्या है प्यारे दोस्तों, डेस्क है। तो इतना इतना सा जो पार्ट है टैप का, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा भैया, D4 डेस्क हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, D4 डेस्क। इसके बाद बोला है कुछ डेस्क कैसेट है। सेकंड वाले कथन को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों कुछ डेस्क क्या है, कैसेट है। तो मैंने कहा डेस्क का इतना इतना सा पार्ट प्यारे दोस्तों हम क्या बना देते हैं, K4 कैसेट बना देते हैं, K4 कैसेट। इसके बाद बोला है लास्ट में तीसरे कथन में कुछ कैसेट गाने हैं। तो कुछ कैसेट क्या है भैया, गाने हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, कुछ कैसेट का पार्ट जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे, कैसेट का इतना इतना सा पार्ट क्या बना दूंगा, गाना बना दूंगा। गाना मतलब यानी कि सॉन्ग, ठीक है। क्या बन जाएंगे, सॉन्ग, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे।
इसको जी बना देते हैं, G4 गाने लिख देते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले टैप, फिर D4 डेक्स, K4 कैसेट, G4 गाने, इस तरह का आरेख बनेगा। अब निष्कर्ष को प्यारे साथियों पढ़ते हैं। निष्कर्ष पढ़ेंगे तो देखो लिखा गया है कुछ गाने डेक्स हैं। क्या कुछ गाने G4 गाने D4 डेक्स बन रहे हैं? आप बोलेंगे पता नहीं है सर, एग्जैक्टली नहीं बना सकते। हो सकता है गाने हम ऐसे बना दें तो हमारा डेक्स गाने बन जाएंगे, लेकिन अभी ये आकृति अगर देखी जाए एग्जैक्टली तो G4 गाने D4 डेक्स का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या है? गलत है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा दोस्त। ऐसे गलत नहीं है कि हमारा बन नहीं रहा, एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, क्योंकि एक आरेख ऐसे भी तो बना सकते थे गाने का। उसने यही तो बोला था कि कुछ कैसेट गाने हैं, तो मैं कह देता हाँ कुछ कैसेट ये वाले गाने हो जाते, लेकिन भैया ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है। जब एक कथन के अनुसार दो फिगर बन जाएं तो याद रखना है उसमें ये वाला जो संबंध है ना, एक को छोड़ करके एक से, ये हमेशा गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि एग्जैक्टली क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो पहला कुछ गाने डेक्स हमें पता नहीं चला। दूसरा पढ़ो, कह रहा है कुछ कैसेट टैप हैं, कुछ K4 कैसेट T4 टैप बन रहे हैं। अरे दादा अभी तो गलत करके आए, एक को छोड़ करके दूसरा, एक को छोड़ करके दूसरा गलत करके आए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीसरे नंबर को पढ़ते हैं तो कहा गया है कुछ गाने टैप हैं, G4 गाने T4 टैप बन रहे हैं। अभी तो भाई एक छोड़ के नहीं बन पा रहा था, अब दो छोड़ के कैसे बन जाएगा मुझे बताओ। अभी एक छोड़ के नहीं बन पा रहा था तो फिर दो छोड़ के कैसे बनेगा? तो मैंने कहा कुछ गाने टैप, मुझे नहीं पता बन रहे अथवा नहीं बन रहे। इसके बाद चौथा देखते हैं, कह रहा कोई गाना डिक्स नहीं है। क्या प्यारे दोस्तों, कोई गाना डिक्स नहीं है? क्या बताओ, कोई G4 गाना D4 डिक्स है नहीं? तो आप बोलेंगे सर इसके अनुसार देखा जाए तो नहीं है, लेकिन अभी जो आपने कंडीशन बताई थी कौन सी, कि गाने को अगर हम यहाँ पर रख दें, कहाँ पर, यहाँ पर रख दें, तो भैया कुछ गाना डेक्स बन जाएगा। इसका मतलब दो तरीके के फिगर और दो तरीके के फिगर, तो मतलब ये वाला भी गलत है। क्या है दोस्तों? ये वाला भी गलत है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर कंडीशन क्या बन जाएगी? अगर आप गौर से देखेंगे 1 नंबर निष्कर्ष को और इसके अलावा 4 नंबर निष्कर्ष को, तो इसके जो एलिमेंट हैं, इसके जो भीतर के तत्व हैं, कौन कौन से तत्व? भैया मैं बात कर रहा हूँ गाना और डिक्स की, ठीक है, उसके अलावा गाना और डिक्स की। तो देखो दोनों के एलिमेंट समान हैं। जब एक बार कह रहा है कुछ गाने डिक्स नहीं है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है हो सकता है ना हो। अब कह रहा है कोई गाना डिक्स नहीं है, पहले कह रहा था कुछ गाने डिक्स नहीं है, अब कह रहा है कोई गाना डिक्स नहीं है, और मेरे हिसाब से कंडीशन तो दोनों गलत हो रही हैं। इसका मतलब ये है दोस्त, याद रखेंगे, जब दो कंडीशन गलत होती हैं तो उनमें से या तो एक सही होगी या तो दो सही होगी। अब दोस्तों या तो ऐसे भी कह सकते हैं, या तो एक कंडीशन गलत होगी या तो दो कंडीशन गलत होगी। तो यहां पर क्या बोलेंगे, या तो निष्कर्ष 1 गलत होगा या तो निष्कर्ष 4 गलत होगा। तो दोस्तों यहां पर उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा। या तो एक, केवल या तो 1 या तो 4, या तो 1 गलत बनेगा या तो 4। भाई दोनों तो गलत बन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आरेख बना के बता दिया आप लोगों को। आई होप जो आप लोग मुझसे पहले क्लासेस पढ़ रहे थे, आप लोगों ने जो देखा है पिछले में, वो आपको अब समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं जो नए स्टूडेंट हैं आप बिल्कुल भी मत घबराएं, थोड़ा सा समय हमको दीजिए, 2-4 क्लास का, आपको भी कथन निष्कर्ष बहुत धड़ाके से आने लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आज का यह प्रश्न अच्छा प्रश्न था, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथन और तर्क। देखो ये यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि यहां से सिलेक्शन स्टूडेंट का रुक जाता है, तो आपको सिलेक्शन तो लेना ही है, इस कारण ये इंपॉर्टेंट है। कथन को पढ़िए। कथन में बोला गया है, यहां पर कथन है और यहां पर आपको 2 तर्क दिए गए हैं, तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। कह रहा है क्या, कथन पढ़ गए हैं उसके बाद तर्क देंगे भैया। कह रहा है क्या दहेज पर कानूनन रोक होने के बावजूद दहेज लेने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। भाई आज के अगर भारत की कंडीशन देखते हैं तो दहेज पर क्या है, पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। तो कह रहा है क्या दहेज पर कानूनन रोक होने के बावजूद जो लोग दहेज लेते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। अब तर्क नंबर 1 देने कोई व्यक्ति आता है और कहता है हाँ, जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। भाई ये तो हमारा संविधान भी कहता है कि जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। मुझे बताओ ये तो रियल बात है ना? तो आप बोलेंगे हाँ सर ये रियल है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, तर्क सही हो जाएगा। जो लोग बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए भैया, दंडित किया जाना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। अब दूसरा वाला कह रहा है नहीं, दहेज प्रथा प्राचीन काल से ही समाज में अपनी जड़ें फैलाए हुए है। भाई यहाँ पर समाज की जड़ों की बात तो हुई नहीं है कथन में। बताओ कहीं पर लिखा है कि दहेज प्रथा समाज में जड़ें प्राचीन काल से फैलाए हुए, तो कैसे अलग से अनर्गल शब्द आप दे सकते हो तर्क में?
कैसे अनर्गल शब्द दे सकते हो? तो ये तो देखते ही गलत होना चाहिए कि नहीं दहेज प्रथा प्राचीन काल में समाज में जड़ें फैलाई हुई। इसकी तो बात ही नहीं हो रही है। बात तो इस बात की हो रही है कि जो दहेज कानून को रोकने के लिए कानून बना है, दहेज को रोकने के लिए, उस पर दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो कह रहा है नहीं, प्राचीन काल से ही समाज जड़ में फैलाए हुए। तो भाई ऐसा तो बनेगा नहीं, इसका मतलब ये वाला गलत है। और इस कंडीशन में आप बोलेंगे यदि केवल तर्क एक निहित है। क्या बोलेंगे? यदि केवल एक तर्क निहित है। फर्स्ट जो आपका तर्क है वो आंसर करता है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बनेगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कथन और धारणा। कथन और धारणा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे। कहा गया है ट्रेन के डिब्बे पर लिखी चेतावनी। कथन में लिखा है कि ट्रेन का जो डिब्बा है उस पर एक चेतावनी लिखी है, ट्रेन को रोकने के लिए क्या करें? चेन खींचें। कह रहा है जो ट्रेन है उसको रोकने के लिए आपको चेन खींचनी है। अनुचित उपयोग के लिए 500 जुर्माना भी है। भैया अगर कोई गड़बड़ आपको समझ में आती है तो ट्रेन को रोकने के लिए क्या करें? आप चेन खींचे। जो चेन पुलिंग होती है आपने देखा होगा, ट्रेन में कई लोग मजाक मस्ती में कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या लगाया है? अनुचित उपयोग करते हैं, यानी कि आप मजाक में चेन खींचते हैं तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। भैया बस इतनी सी बात याद रख लो। कह रहा है ट्रेन के डिब्बे पर लिखी चेतावनी, ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींचो। और अगर आपने गलत चेन खींच दी, आपने देखने के लिए चेन खींच दी कि रुकती है या नहीं, तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसके अलावा धारणा नंबर 1, दोस्तों यहां पर देखो, धारणा नंबर 1 में क्या बोलेगा? कह रहा है कि कुछ लोग अलार्म चेन को गलत इस्तेमाल करते हैं। बताओ, कुछ लोग अलार्म चेन का गलत इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 कह रहा है कुछ खास मौकों पर लोग एक चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। मुझे बताओ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपके अनुसार। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जल्दी से आप लोग बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, किसी का उत्तर आया आप लोगों का? कौन सा धारणा निहित है, जल्दी से बताओ। तो देखो एक बार प्रश्न को समझो एक बार फिर से। कहा गया है कथन, ट्रेन के डिब्बे पर जो चेतावनी लिखी है, ट्रेन को रोकने के लिए चेन खींचो, अनुचित उपयोग के लिए 500 जुर्माना। अनुचित अगर उपयोग करते हो तो 500 जुर्माना। अब यहां पर धारणा समझो। कह रहा है कुछ लोग अलार्म चेन का गलत इस्तेमाल करते हैं। भैया मुझे बताओ, क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, जो चेन को गलत तरीके से खींच देते हैं और ट्रेन रुकवाना उनका मकसद होता है और बाद में भाग जाते हैं? तो भैया ऐसा ही तो होता है, उसने तभी तो यहाँ पर जुर्माना लगाया है। जो कुछ लोग हैं चेन का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो 500 जुर्माना देना पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या हैं, गलत चेन का इस्तेमाल करते हैं जो अलार्म चेन है। तो भैया पहली वाली धारणा क्या है? निहित है, इस बात को याद रखेंगे। अब दूसरी वाली पे आते हैं। कह रहा कुछ खास मौकों पर लोग एक चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है प्यारे दोस्तों। बात आती है खास मौकों की, यहाँ पर धारणा की बात आ रही है और कह रहा है खास मौकों, जैसे किसी को पता चल जाए, कोई अर्जेंट काम आ जाए, कहीं पर कुछ लोग होते हैं, पता चल जाता है अनुभव से कि ट्रेन की पटरी थोड़ी बोड़ी टूट जाए या कुछ भी हो जाए। ऐसे एक अपने भारत में पुराने एक साइंटिस्ट थे, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा है, वो कहीं ट्रेन से जा रहे थे तो उन्होंने 2 किलोमीटर पहले ही पता कर लिया था ट्रेन की आवाज से। एक साइंटिस्ट थे भारत के, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, उन्होंने 2 किलोमीटर पहले पता कर लिया था कि आगे पटरी टूटी हुई है, इसलिए उन्होंने ट्रेन पुलअप कर दी, यानी चेन पुलअप कर दी, ट्रेन रुक गई। उसके अलावा जुर्माना लगाया गया, लेकिन वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लगाया होगा, टाइम एंड डिस्टेंस जो भी लगाया होगा, और उन्होंने बताया कि 2 किलोमीटर आगे आपकी पटरी टूटी हुई है, तो इस तरह से उन्होंने ट्रेन रोकी थी। वो कहानी मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, आपको यदि आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। कुछ खास मौकों पर चलती ट्रेन को रोकना चाहते हैं लोग, ये बिल्कुल सही है, याद रखेंगे। यानी कि दोनों धारणा निहित हैं, तो बोलेंगे यदि 1 और 2 दोनों निहित हों। यदि 1 और 2 दोनों निहित हों, विकल्प नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई अक्षर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। भैया प्रश्नवाचक चिन्ह ये है और इसको प्रतिस्थापित करने वाला कौन सा विकल्प होगा, मुझे ये बताओ। तो भाई मेरी एक बात याद रखो, जब भी आपको अक्षर श्रृंखला मिले, और अक्षर श्रृंखला में करना क्या होता है, मेरी बात को समझ लेना गौर से, बाद में उत्तर देना, पहले सुन लो। आपको जब भी ऐसी अक्षर श्रृंखला मिले तो आपका संबंध क्या बनना चाहिए? पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से, तीसरे का संबंध तीसरे से। कैसे? देखो गौर से समझो। मैंने कहा जैसे ए है, ए का संबंध पहले दूसरे वाले के पहले से, यानी कि ये पहला रहा, ये दूसरा रहा, तीसरा रहा, ये चौथा, तो इनका जो संबंध बनेगा पहले लेटर का, ए डी जी जे, इस तरह का संबंध बनना चाहिए पहले का पहले से। ठीक है, पहले का पहले से बनाओगे तो उत्तर आ जाएगा, आसानी से आएगा। देखो कैसे आएगा, ए होता है 1 पर, डी होता है 4 पर, जी होता है 7 पर और जे होता है 10 पर।
तो प्यारे दोस्तों जब आप इसको गौर से देखेंगे तो पहली बार में 3 जुड़ा है, दूसरी बार में भी 3 जुड़ा है, तीसरी बार में भी 3 जुड़ा है। भाई जब 3 जुड़ते ही जा रहा है तो हमें फिर से 3 जोड़ देना है, कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, और जब नहीं है दिक्कत तो 10 3 13 हो जाएगा। दोस्त 13 पर कौन होता है? लेटर का नाम है, क्या होता है भैया? एम होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो विकल्प की जो शुरुआत होगी प्यारे साथियों वो एम से होनी चाहिए। तो पहला गलत और दूसरा, यानी कि पहला और चौथा नाम के विकल्प गलत हो गए। अब बीच वाला हमें चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि थोड़ा स्मार्ट बनना है। बीच में यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, तो क्यों चेक करते हैं? तो हम सीधा लिख देंगे बीच का ओ, ठीक है। अब लास्ट का देख लो, लास्ट का एफ, लास्ट का एफ देखो, लास्ट का एफ का संबंध किससे है? आई से है। गौर से देखो, लास्ट का एफ का जो संबंध है वो आई से है, और आई का संबंध एल से है, एल का संबंध ओ से है, और ओ का संबंध किससे हो जाएगा ये बताओ। तो फिर प्यारे दोस्तों गौर से देखो, वही तो लॉजिक यहाँ पर भी चल रहा है। एफ 6 पर, आई 9 पर, ठीक है। एफ 6 पर, आई कितने पर? तो आप बोलेंगे 9 पर। एल कितने पर? 12 पर, ठीक है। एल कितने पर हो जाएगा भैया? आप बोलेंगे सर एल तो 12 पर होता है, ओ कितने पर? 15 पर होता है। तो अगला क्या आना चाहिए? 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, और 15 3 18। और दोस्त आपको पता होगा कि 18 पर जो लेटर आता है उसका क्या नाम है? आर है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा MOR, यानी कि मोर बना दिया भैया। इस प्रश्न का हमने क्या बना दिया? मोर। और मोर बना दिया तो विकल्प नंबर 3 आपका उत्तर आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा गया है यदि कैब को 12, फेड को 30 लिखा जाता है तो हाइड का कोड क्या होगा? तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए इसका उत्तर बताते हैं। सी, ए और बी, क्या लिखा है? सी और ए और बी क्या लिखा गया है? 12 लिखा गया है। कैसे लिखा है? गौर से देखो, सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, और ये कितने पर? 2 पर। इन सभी का आपस में कर देते हैं गुणा। क्या कर देते हैं? आपस में गुणा कर दें क्या? इन सभी को एक बार जोड़ो, पहले इन सभी को एक बार जोड़ो तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर इनका आएगा 6। इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 6 आएगा। इस बात को याद रखेंगे। कितना आ जाएगा? 3 1 4 2 6, 6 आएगा। अपने मन से 2 का गुणा कर दो, जो भी आएगा उत्तर आपका दिया गया है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों फेड देखते हैं, एफ ई और डी, क्या है? एफ ई और डी। एफ 6 पर होता है, और ई कितने पर? 5 पर, डी कितने पर? 4 पर। इनको जोड़ो, 6 5 11 4 15। दोस्तों 15 आया ना, और इसका 2 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। कितना? 30। देखो पहले इनका स्थानीय मान को जोड़ लेना है, 2 का गुणा कर देना अपने मन से, कितना आ जाएगा? 30। यही लॉजिक तो हमें हाइड में भी लगाना है। कहाँ पर? हाइड में। हाइड मतलब एच कितने पर? 8 पर। दोस्तों आई कितने पर? 9 पर। इनको आपस में जोड़ते जा रहे हैं सीधे। डी कितने पर? 4 पर। ई कितने पर? 5 पर। इन सभी को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 9 18, 18 8 26। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 26 आएगा। भाई सब में अपने मन से 2 का गुणा किया है, तो यहाँ भी अपने मन से 2 का गुणा कर दो। 26 दूनी 52। तो हाइड की जो कोडिंग आएगी प्यारे दोस्तों वो कितनी आ जाएगी? 52। 52 विकल्प नंबर 3 में है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। दोस्तों ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए एग्जाम में आप लोग तैयार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छा सा प्रश्न कैलेंडर का। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बता देंगे। 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आप लोग उत्तर बताओ। तब तक प्यारे दोस्तों मैं आपको ये प्रश्न का लॉजिक बताता हूँ। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए साथियों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसके लिए आपको एक कोडिंग याद रखनी है। वो कोडिंग क्या है? सिर्फ 4 अंक, 4 नंबर याद रखने हैं। कौन कौन से? मैं सबसे पहले एक डिब्बा बना लेता हूं यहाँ पर, और इसी डिब्बे में आपको चारों के चारों याद करवा देंगे। कैसे याद करवाएंगे? सबसे पहले प्यारे दोस्तों आप याद रखेंगे 400 को, ठीक है। 400 का कोड क्या होता है? उसके अलावा याद रखेंगे 300 का कोड क्या होता है, फिर याद रखेंगे 200 का कोड क्या होता है, उसके बाद याद रखेंगे 100 का कोड क्या होता है। भाई होता क्या है तो याद रखो, 400 के लिए क्या आएगा, 300 के लिए क्या आएगा, 200 के लिए क्या आएगा, और 100 के लिए क्या आएगा। तो ऊपर से गिनो, 0 एक नंबर याद रखना है 4 का, 0 1 3 और 5। क्या याद रखेंगे? 0 1 3 और 5, बस इतना सा कोड है। 0 1 3 5, 400 300 200 100, इस तरह से। अब क्या करना है? तो अब याद रखो, ये जो आपको दिया गया साल है, यहां पर देखो दिया गया साल के जो एक्स्ट्रा दिन है उसको निकाल लेते हैं। जैसे 2012 है, और 2012 में कितने दिन है भाई? 26 दिन है। इन 26 दिन को हटा देंगे हम। इन 26 दिन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो मैंने कहा 26 दिन को हटाते हैं, तो जनवरी में कितने दिन? जनवरी के ही तो हैं। आप बोलेंगे हाँ सर कितने दिन है? 26 दिन है। भाई 26 दिन ये रहे, इनको 7 से भाग लगा के छोटा कर लो। 7 चौके 28, ज्यादा हो जाएगा, 7 या 21। रिमाइंडर कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 5 आएगा। क्या आएगा? 5। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा मुझे ये बताओ सर कि यहाँ पर जो हमने 26 जनवरी 2012 के 26 दिन निकाले, तो कितने साल बचे मेरे पास?
बताओ जल्दी से। अगर मैंने 26 जनवरी 2012 के 26 दिन निकाल लिए तो कितने साल बचे? आप बोलेंगे सर 2011 साल। इसमें भी पूछने वाली बात है, क्यों 2011 क्यों बचे? क्योंकि प्यारे दोस्तों 26 जनवरी 2012 के 26 दिन चले गए तो 2012 तो बचा ही नहीं, अब तो बचा 2011। कितने साल? 2011 साल। तो 2011 साल को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? मुझे बताओ कैसे मैं लिख सकता हूं 2011 को? क्या ऐसे 2000 ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलेंगे लिख लो। उसके अलावा 11 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ सर आप लिख सकते हैं 11, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे? भाई 11 में कितने लीप वर्ष आएंगे? तो लीप वर्ष के लिए याद रखना है। किसके लिए? लीप वर्ष के लिए। लीप वर्ष के लिए क्या करते हैं? 4 से भाग लगाते हैं। किससे? 4 से भाग लगाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो 11 में 4 से भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? भाई 4 से भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा। और इसके अलावा एक अभी रिमाइंडर हम छोड़ के आए थे, कौन वाला? ये वाला 5 रिमाइंडर, ये 5 छोड़ के आए थे, तो इसी में इसको जोड़ देंगे। अब दोस्तों गौर से देखो, अब आपका काम यहां पर शुरू होता है ये 400 वाला कोड। कैसे शुरू होगा भैया? 400 गुणा 5, देखो गौर से देखो, 400 गुणा 5 प्लस में 11 प्लस में 3 और प्लस में 5, कितना हो जाएगा? प्लस में 5। और दोस्तों यहां पर देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं अब तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 का कोड तो शून्य हो जाएगा। कितना? 400 का तो शून्य हो जाएगा भैया। और शून्य का गुणा 5 में करोगे, शून्य में किसी का भी गुणा कर दो वो शून्य हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों 11 यहाँ पर प्लस में 3 यहाँ पर, इसके अलावा 5 यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम करेंगे इन सभी को जोड़ करके 7 से भाग, इन सभी को जोड़ करके 7 से भाग लगाएंगे। तो 11 3 14 5 19, कितना हो जाएगा? 19। 19 में 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब बोलेंगे 7 दूनी 14, तो सीधा कट गया, रिमाइंडर बचा कितना? 5। ये रिमाइंडर कितना बच रहा? 5 बच रहा। तो एक बात याद रखना है, कैलेंडर में जो 5वां दिन होता है वो कौन सा होता है? कहां से शुरू करते हैं? अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा, 1 मिनट अलग से लिख देता हूं मैं यहां पर। जब भी आपका रिमाइंडर 1 आए तो क्या होता है? मंडे होता है। 2 आ जाए रिमाइंडर तो क्या होता है? ट्यूसडे होता है। 3 रिमाइंडर आ जाए तो क्या होता है? वेडनेसडे होता है। 4 रिमाइंडर आ जाए तो क्या होता है प्यारे दोस्तों? याद रखेंगे यहां पर हमारा हो जाता है 4 रिमाइंडर आ जाए वेडनेसडे के बाद कौन सा? थर्सडे, THURSDE यानी कि गुरुवार। इसके अलावा 5 रिमाइंडर आ जाए तो क्या हो जाता है? फ्राइडे हो जाता है। 6 रिमाइंडर आ जाए तो साथियों हमारा हो जाता है क्या? तो याद रखेंगे सैटरडे। इसके अलावा 0 रिमाइंडर आए या फिर 7 रिमाइंडर आए, इसके लिए क्या होता है भैया? संडे होता है। बस इस बात को याद रखेंगे। क्या होता है? संडे होता है, बस इस बात को याद रखेंगे। तो कितना रिमाइंडर आया है? आप बोलेंगे सर 5 आया है। 5 के लिए कौन सा दिन? फ्राइडे का दिन। फ्राइडे का दिन मतलब शुक्रवार का दिन प्यारे दोस्तों। कौन सा? शुक्रवार का दिन। देखो कौन से विकल्प में है। ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं पर गड़बड़ कर दी क्या मैंने? जल्दी से बताओ, कहीं पर गड़बड़ हो गई क्या? शुक्रवार ही आना चाहिए यार। क्या आना चाहिए? शुक्रवार आना चाहिए। चलिए एक बार इसको हम चेक करते हैं जल्दी से, एक बार इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखिए साथियों गौर से समझो, मैंने कहा 26 जनवरी 2012 में अगर मैं 26 जनवरी के दिन निकाल देता हूं तो कितने साल बचेंगे? 2011 साल बचेंगे। और मैंने यहाँ पर रिमाइंडर निकाल के एक रिमाइंडर निकाल लिया, 26 में 7 से भाग लगा करके कितना? 5 निकाल लिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों 2011 साल को, ये जो 2011 साल हैं, इन 2011 साल को मैंने तोड़ा 2000 प्लस 11 में, और 11 साल में आने वाले लीप वर्ष। भैया 11 साल में कितने लीप वर्ष आते हैं? तो आप बोलेंगे सर 4 साल में 1 आता है, 8 साल में 2 और 12 साल में 3। ओहो मैंने ये गड़बड़ कर दी भाई। यहाँ पर 11 साल में तो 2 ही लीप वर्ष आएंगे ना। कितने आएंगे साथियों? 2 ही आएंगे यार। यहाँ पर 2 ही लीप वर्ष आएंगे, मैंने तो यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। ठीक है, इसको अब 2 कर लेंगे आप लोग। ठीक है, इसको 2 कर लेंगे तो ये रिमाइंडर 5 ना बच करके, याद रखेंगे ये रिमाइंडर हमारा 5 ना बच करके 7 से भाग लगाएंगे 18 में। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर ये 19 नहीं होगा, ये 18 होगा। वो मैंने गड़बड़ कर दी यार, 11 साल में केवल 2 ही तो लीप वर्ष होंगे, तो यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। 18 में 7 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। भाई रिमाइंडर 4 अब याद रखेंगे, ये 5 वाला सही नहीं है, ये 5 वाला सही नहीं है। देखो रिमाइंडर जब 4 आ जाएगा साथियों तो उत्तर क्या बन जाएगा हमारा? देखो गौर से, रिमाइंडर 4 आएगा तो थर्सडे बनेगा। थर्सडे मतलब गुरुवार। देखो गुरुवार यहाँ पर दे रखा है विकल्प नंबर 3 में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। हमने यहाँ पर गड़बड़ 1 की थी, बाद बाकी पूरा का पूरा सही है। ये कोडिंग आपको याद रखनी है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जरूर जानते होंगे किस तरह से हम इन प्रश्नों को पिछली क्लासेस में करते आए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को गौर से देखिए। कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? कहां पर है प्रश्नवाचक चिन्ह? ये रहा प्यारे दोस्तों। तो गौर से देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है दोस्तों। लॉजिक क्या है? अगर मैं देखता हूं यहाँ पर अंतर, तो दोस्तों अंतर तो देखने से रहा, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या आएगी कोई और उस संख्या का सीधा यहाँ पर 241 बचा, उसके अलावा फिर सीधा हो गया आधा,
इसके अलावा फिर से यहाँ पर सीधा आधा हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्त, यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है वो बहुत ही प्यारा लॉजिक है। लॉजिक का नाम है भाग लगाओ 2 का। क्या है? पहली संख्या में भाग लगाओ 2 का, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, भाग 2 का लगाते जाओ और पीछे खिसकते जाओ। भाग 2 का लगा के दे जाओगे तो पीछे खिसकते जाओगे। कैसे? गौर से देखो, जब आप 2 का भाग लगाते हैं, देखो मेरे पास 241 है, मैंने कहा अगर मैं से 241 से 120.5 लाना है तो कैसे लाएंगे? आपने कहा सर भाग लगा दो 2 से। अब 2 से भाग लगाने बैठे 241 में, कितने में? 241 में। 241 में जब भाग लगाने गए तो दोस्तों पता चला 2 से काटेंगे 2, 12 से कट जाएगा। ठीक है, सीधा 12 से, यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। इसके अलावा रिमाइंडर बचेगा 1। अब क्या बोलेगा भैया? बचा 1, तो क्या शेषफल लिख दें? नहीं, भाग न जाए भाग नष्टम बिंदी, यहाँ पर 0 बढ़ा लोगे, अब दशमलव लगाओगे। इसके बाद अब बोलोगे 2 पंचे 10, क्या बचेगा? 2 पंचे 10, तो यहाँ पर पूरा कट जाएगा और 120.5 जब 2 से भाग लगाएंगे, वही तो दे रखा है 120.5। अब 120.5 में जब आप भाग लगाओगे 2 से तो आएगा 60.25। तो कहने का मतलब इस संख्या से जब पीछे की ओर बढ़ रहे हैं तो 2 से भाग लग रहा है। तो मैंने कहा सीधा फ्रंट पे देख लो, सीधा फ्रंट पे ही 2 का भाग लगा दो, जो भी आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। कैसे? मैंने कहा भाग लगाओ 964 में 2 का। किसका? 2 का भाग लगाओ 964 में, तो 2 से काटोगे 2 चौके 8, कितने? 2 चौके 8। ठीक है, इसके बाद 1 बचेगा, अंक उतारो 6 का, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16 खत्म, अंक उतारा 4 का, 2 दूनी 4। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया पूरी तरह से। तो उत्तर क्या आ गया हमारा? 482। क्या आ गया साथियों? 482, यानी कि 482, और 482 विकल्प नंबर 1 में है। इस बात को याद रखेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? प्रश्न श्रृंखला का जो स्थान लेगा वो लेगा 482। ठीक है, विकल्प नंबर 1 अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को। यह प्रश्न भी बहुत शानदार है और आज की क्लास में कह रहा हूं बहुत ही शानदार है दोस्त। इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन क्लास आपके एग्जाम में छपेगी, इस बात को 100% मुझसे लिखित ले लो। ठीक है, प्रश्न को देखिए। कहा गया है A#B का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि आगे वाला जो बंदा है ए वो पीछे वाले बी का भाई है। उसके बाद A@B का मतलब है आगे वाला ए पीछे वाले बी की पुत्री है। फिर A&B का अर्थ है ए बी का पति है, यानी आगे वाला पीछे वाले का पति है। फिर क्या है? A%B, इसमें क्या है? आगे वाला ए पीछे वाले बी की क्या है? पत्नी है। तो इस तरह से हमें बताना है। यदि ये आपको सामने है तो MD से किस प्रकार संबंधित है ये बता दो प्यारे साथियों। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, इसको अच्छे से समझते हैं। यहां पर ये जो व्यंजक दिया गया है, व्यंजक इंपोर्टेंट है, ये वाला व्यंजक। इसमें देखो पहली लाइन देखते हैं, पहले 2 लेटर। कहा गया है W%D, और हमने परसेंटेज में देखा था आगे वाला पीछे वाले की पत्नी है। परसेंटेज में क्या था? जो आगे वाली है, जो आगे वाली है वो पीछे वाले की क्या है भैया? पत्नी है। पीछे वाले की शादी करवानी पड़ेगी, किससे करवानी पड़ेगी? आगे वाली पत्नी है, पीछे वाले किसकी? डी की। इस बात को याद रखेंगे भाई। अगर W पत्नी है तो डी कौन हो जाएगा? आप बोलेंगे सर पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। इसके बाद दूसरी लाइन हैशटैग में क्या बोला है? आगे वाला पीछे वाले का भाई है, तो आगे वाला डी भाई किसका हो जाएगा? याद रखेंगे जी का। किसका? इस जी का भाई हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था A#B आगे वाला पीछे वाले का भाई है, तो आगे वाला डी पीछे वाले जी का क्या है? भाई है। इसके अलावा अब इस लाइन को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर G@B, G@B में क्या है? कहा गया है दोस्तों A@B आगे वाली पीछे वाले की पुत्री है, तो आगे कौन है इसमें? GB में आगे कौन है? आप बोलेंगे सर GB में आगे है जी, तो आगे वाली जी पुत्री है किसकी? पीछे वाले बी की। आगे वाली जी पुत्री है किसकी? पीछे वाले बी की। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद फिर आया है B&M, B&M देखो A&B में क्या लिखा था? ए बी का पति है, यानी आगे वाला जो है वो पीछे वाले का पति है। ये बी जो है ये प्यारे दोस्तों पति हो जाएगा किसका? तो याद रखेंगे पीछे वाले एम का। इस तरह से। इसके बाद प्यारे दोस्तों बोला है फिर से @ का मतलब देखा था आगे वाली पीछे वाले की पुत्री है, तो एम और @ में कौन सा आगे है? आप बोलेंगे एम आगे है, तो आगे वाली एम पुत्री है किसकी? पीछे वाले आई की। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, पीछे वाले आई की पुत्री हो जाएगी एम। इस तरह से हमारा कुछ आरेख बनेगा। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है डी एम से किस प्रकार संबंधित है। ये रहा डी, से लगा है एम के साथ, किस प्रकार संबंधित है? आप बोलेंगे भैया यहां पर ये तो पति पत्नी है, अगर बी की बेटी जी है और ये तीनों आपस में क्या है? एक ये तो भाई बहन है, जबकि ये क्या है? भाभी कह सकते हैं, या कह सकते हैं डी की पत्नी है। इस तरह से तो कहा गया है एम से लगा है एम के साथ, तो एम क्या बोलेगा? एम बोलेगा भैया ये मेरा पुत्र है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये एम का पुत्र हो जाएगा डी, और पुत्र हो जाएगा तो विकल्प नंबर 4 में आएंगे
विकल्प नंबर 4 आप सभी का प्यारे साथियों सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है उस आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले देखो चूहा है, जूता है और बल्ला है। तो भाई ये तो सब अलग अलग हैं, तो क्या बोलेंगे, एक चूहा के लिए, एक जूता के लिए, एक बल्ला के लिए। तो ये हो जाएगा रैबिट, ये हो जाएगा हमारा शूज और एक हो जाएगा हमारा बैट। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो तीनों अलग अलग आएंगे। विकल्प नंबर 2 को देख लीजिए साथियों, ये हमारा सही उत्तर है। समय व्यर्थ करना नहीं है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया है दोस्तों, क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। और प्यारे दोस्तों गौर से देख लेना है, इस आकृति में भी दर्पण कहां पर रखा है, नीचे रखा है, इस बात को याद रखेंगे। ये जो आकृति है दर्पण कहां पर रखा है, नीचे रखा है। और नीचे रखा है तो मैं क्या करूंगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पहले एक आपका स्क्वायर आना चाहिए लंबा सा। इसके अलावा इसी के अंदर एक और स्क्वायर है। ठीक है, इसी के अंदर क्या है प्यारे दोस्तों, इसी के अंदर एक और स्क्वायर है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों इसके अंदर एक ट्राइंगल है। और वो ट्राइंगल ऊपर अगर सीधा है तो नीचे कैसा बनेगा, दादा उल्टा बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगर ऊपर सीधा है तो नीचे उल्टा बनेगा। और यहाँ पर ये वृत्त इस तरह से लगा रहेगा। ठीक है, इस तरह से लगा रहेगा। और एम अगर इस तरफ है तो ये इस तरीके का हो जाएगा एम एन। ठीक है, ये एम एन हमारा ऐसे ही एज इट इज रहेगा। ये तो दर्पण है ना चूंकि, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो देखो उल्टा बनना चाहिए। उल्टा तो एकमात्र विकल्प में बना है जो कि विकल्प नंबर सी है। बाद बाकी यहाँ भी सीधा, यहाँ भी सीधा, यहाँ भी सीधा। उत्तर क्या बन जाएगा साथियों, विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर है। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित शब्दों के बीच में सही वेन आरेख क्या होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरेख का। यूपी पुलिस में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न हमारी क्लास से जरूर पूछे जाएंगे। चलिए देखियो, कहा गया है सितारा, चंद्रमा और मंगल ग्रह। भैया सितारा मतलब सन की बात कर रहा है, स्टार की बात कर रहा है। किसकी, सितारा की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं स्टार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्टार। स्टार के अलावा स्टार क्या है, एक प्रकार का तारा होता है। अब चंद्रमा की बात आती है भाई, चंद्रमा की बात यानी कि प्यारे दोस्तों मून की बात आती है। मून क्या है, एक सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उपग्रह सैटेलाइट एक ही बात होती है, यानी कि उपग्रह है चंद्रमा। इसके अलावा मंगल क्या है, आप बोलेंगे सर जो हमारा क्या है, वीनस। वीनस नहीं, वीनस तो शुक्र हो जाता है। मंगल क्या है, मार्स। ठीक है, मार्स है, मार्स मतलब मंगल। मंगल एक ग्रह है, ये एक आपका प्लेनेट है, ये आपका सैटेलाइट है, ये एक स्टार है। तीनों के तीनों अलग हैं, इस बात को याद रखेंगे। एक बार फिर से उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4। अभी देखा था जो पीछे उत्तर आया था वो विकल्प नंबर 2 था, जो कि सेम संबंध बता रहा था। जबकि यहाँ पर विकल्प नंबर 4 में वही संबंध दिया है जो आपका एक सितारा को प्रदर्शित करेगा, दूसरा चंद्रमा को, तीसरा मंगल ग्रह को। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। और आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सेशन को एक बार से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक पर बटन दबा के फोड़ दो इस लाइक की बटन को। ठीक है, एक बार ही दबाना है। इसके अलावा सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लो। अभी भी 60% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।